24 साल की शादी एक पाल में खत्म हो गई। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी से लड़ रहा था, मेरा पति किसी और के साथ था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती उसकी पूरी दुनिया बर्बाद कर देगी। अगर आज की कहानी ने आपको एक पाल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की हो, लेकिन उसमें आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जरूर देखोगे। जिस पाल मुझे एहसास हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जानबूझकर हमारे बेटे कैलेब को इमरजेंसी ट्रीटमेंट से पहले किसी और बच्ची को एडमिट करवा दिया, जबकि कैलेब मेरी बाहों में बुरी तरह से कन्वल्स कर रहा था। उसका छोटा सा जिस्म कांप रहा था और उसके होंठ धीरे धीरे नीले पड़ते जा रहे थे। उसी पाल मेरे अंदर कुछ टूटकर हमेशा के लिए बादल गया। हॉस्पिटल के फ्लोरेसेंट लाइट्स की तेज रोशनी, एंटीसेप्टिक की स्मेल और मेरी बाहों में कैलेब का बोझ आज भी मुझे याद है। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि डेरेक मेरे साथ नहीं था। वो दूसरे वार्ड में एक 6 साल की लड़की का हाथ पकड़े खड़ा था, जो ना उसकी बेटी थी और ना ही हमारे परिवार का हिस्सा। तब मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा बेटा डॉक्टर का इंतजार कर रहा था और मेरा हस्बैंड गायब था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लड़की उस औरत की बेटी थी जिसके साथ डेरेक का काफी वक्त से अफेयर चल रहा था। लेकिन इस पाल को समझने के लिए आपको हमारी 24 साल की शादी समझनी होगी। मैंने डेरेक से ओहायो स्टेट से ग्रेजुएशन के बाद जून की गर्मियों में शादी की थी। मैं उस वक्त 28 साल की थी और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अच्छी जॉब करती थी। डेरेक कमर्शियल रियल एस्टेट में था और हमें लगता था कि हम एक परफेक्ट टीम है। हमने मेपलवुड के एक शांत सबर्ब में अपना घर खरीदा और सालों तक सब कुछ नॉर्मल लगता रहा। जब मैं 37 साल की हुई तो हमारा बेटा कैलेब पैदा हुआ। वो हमारा एकलौता बेटा था, एक इंटेलिजेंट और शांत लड़का जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स बनाना और लिनक्स के बारे में ऑनलाइन डिस्कशंस करना पसंद करता था। उसमें डेरेक की शक्ल और मेरी जिद दोनों थी, और मैं उससे दिल से चाहती थी। हमारे घर में सार्जेंट नाम का एक बुढ़ा डैटसन भी था, जो कैलेब का सबसे वफादार दोस्त था। मैं एक फिनटेक कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट थी और घर से काम करती थी। मेरी सैलरी डेरेक से ज्यादा थी और शुरू में उससे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। मैंने नोटिस किया कि डेरेक हर वक्त फोन में बिजी रहता, स्क्रीन मुझसे छुपकर रखता, सुबह जल्दी जिम जाने लगा और रात को क्लाइंट मीटिंग्स के नाम पर देर से घर आता। मैं काम और फैमिली में इतनी बिजी थी कि मैंने इन बदलावों को सीरियस नहीं लिया। हमारे ब्लॉक के कॉन्डो में 4 घर छोड़कर रीनाटो नाम की एक डिवोर्स्ड औरत रहती थी, जिसकी 6 साल की बेटी सोफी थी। डेरेक ने मुझे बताया था कि वो यूथ सॉकर प्रोग्राम में वॉलंटियर करता है और इसी वजह से सोफी की मदद करता है। मुझे अजीब लगता था क्योंकि जो आदमी 3 साल से अपने ही बेटे कैलेब की रोबोटिक्स कंपटीशन में नहीं गया, वो अचानक किसी और की बेटी के लिए इतना डेडिकेटेड कैसे हो गया। उस वक्त मेरे पास सिर्फ शक था, सबूत नहीं। मुझे सिर्फ इतना महसूस होता था कि डेरेक इमोशनली मुझसे दूर होता जा रहा है, जैसे उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मुझसे छुपा रखा हो। मेन आईसी मिडलाइफ स्ट्रेस समझकर इग्नोर करती रही और अपने काम, कैलेब और सार्जेंट की देखभाल में लगी रही। लेकिन फरवरी के एक ट्यूसडे की रात, जब मैं ऑफिस का एक बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट डिप्लॉय करके थाकी हुई घर आई और डेरेक डिनर के लिए आने वाला था, कैलेब ने सुबह ही मुझसे धीरे से पूछा था, मॉम, क्या डैड आज सच में घर आएंगे? मैंने उससे मुस्कुराकर हाँ कहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उस रात से हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। डेरेक को मैंने 2 बार टेक्स्ट करके कंफर्म किया था कि वो डिनर के लिए आ रहा है। दोनों बार उसने सिर्फ एक थम्स अप इमोजी भेज दिया, जो उस वक्त मुझे नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में समझ आया कि ये उस आदमी का जवाब था जो अपनी फैमिली से ज्यादा कहीं और बिजी था। शाम 7:15 बजे, जब खाना स्टोव पर ठंडा हो रहा था, मेरा फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ एक औरत की हल्की सी घबराई हुई आवाज थी। क्या आप नोरा हॉलोवे बोल रही हैं? मैंने हाँ कहा और पूछा, आप कौन?
कुछ पाल की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं रीनाटो वॉस हूँ। आपके घर से कुछ हाई डोर रहती हूँ। मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। उसका नाम सुनते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, जैसे किसी अनजाने ताले में अचानक चाबी फिट हो गई हो। हमारा बुद्धा डॉग सार्जेंट सोफा से सर उठाकर मुझे देखने लगा और मैं धीरे से किचन के स्टूल पार बैठ गई। 24 साल की शादी और जिंदगी भर मुश्किलों को शांत दिमाग से सुलझाने की आदत ने मुझे उस वक्त भी संभल कर रखा। मैंने बस इतना कहा, बोलिए। रीनाटो ने उस रात सब कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि डारक लगभग 1 साल से उसके घर आता रहा था। पहले उससे पता नहीं था कि डारक शादीशुदा है, या शायद वो खुद भी इस सच को नजरअंदाज करती रही। फिर उसने बताया कि 3 हफ्ते पहले उनका रिश्ता खत्म हो गया था और जाते जाते डारक ने मेरे और मेरे बेटे कैलेब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही थी जो मुझे जरूर पता होनी चाहिए। मैंने पूछा, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? रीनाटो की आवाज भर आ गई। मेरी बेटी सोफी उससे बहुत अटैच हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो और ज्यादा उस पर डिपेंड करे। शायद अगर आप सच जान जाएंगी तो। वो बात अधूरी छोड़कर सिर्फ इतना कह सकी, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने फोन रख दिया और कुछ देर तक किचन में खादी स्टोव पार रखे बर्तन, दरवाजे के पास रखा कैलेब का स्कूल बैग और फ्रिज पार लगी नायग्रा फॉल्स की फैमिली फोटो को देखती रही, जहां डारक मेरे कंधे पर हाथ रखे मुस्कुराता नजर आ रहा था। उस रात मैंने कैलेब के साथ अकेली डिनर किया। उससे सिर्फ इतना कहा कि उसके डैड को ऑफिस में देर हो गई है। कैलेब चुपचाप पास्ता खाता रहा और मुझे नए मैकेनिकल कीबोर्ड स्विचेस के बारे में बताता रहा। मैं हर बात ध्यान से सुननी रही, लेकिन मेरे हाथ कांटे पर बिल्कुल ठहरे हुए। रात 9 बजे डारक का मैसेज आया कि वो घर आ रहा है और 9:40 पर जब वो अंदर आया तो उसके कपड़ों से ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो मेरी पहचान से बाहर थी। उसने आंखों में देखे बिना सिर्फ इतना कहा, सॉरी, मीटिंग लंबी हो गई। मैंने भी सिर्फ ठीक है कहा और उसे सीढ़ियां चढ़ते देखती रही। मेन किचन की टेबल पास साजन के साथ देर तक बैठी रही। बाहर हल्की बर्फीली बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी और मेरे दिमाग में सिर्फ रीनाटो की बातें घूम रही थी। मुझे एहसास हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ 3 दिन दूर है। 3 दिन बाद कैलेब का टेम्परेचर अचानक 104.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। रात 8 बजे तक उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके दांत तक बज रहे थे। मैं दोपहर से उसका फीवर मॉनिटर कर रही थी। किचन काउंटर पर थर्मोमीटर पड़ा था। पेडियालाइट का ग्लास बार बार मना किया जा रहा था और पेडियाट्रिशियन के आफ्टर आवर्स नंबर पर मेरी लगातार बात हो रही थी। डारक शाम 6 बजे घर आया, आधा खाना खाया और फिर फोन में लग गया। जब मैंने कहा कि कैलेब को बहुत तेज बुखार है तो उसने बिना मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, बच्चों को फीवर होता ही रहता है, और प्लेट सिंक में रख दी। रात 8:14 पर कैलेब ने कमरे से एक अजीब सी आवाज लगाई। वो आवाज किसी पुकार से ज्यादा एक दर्द भरी चीख थी जो सीधा मेरे दिल को चिढ़ गई। मैं बिना सोचे सीढ़ियां चढ़ गई। कैलेब बेड पार पड़ा था। उसका जिस्म बिल्कुल टैन गया था, पीठ हवा में उठ रही थी, आंखें खुली हुई थी लेकिन किसी चीज को देख नहीं रही थी और होंठों के कोने नीले पड़ने लगे थे। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही लफ्ज आया, फीब्राइल सीजर। मैं जोर से चीखी, डारक, जल्दी 911 कॉल करो, कैलेब को सीजर आ रहा है। मैं उससे साइड पर लीटो कर अपनी बाहों में संभालने लगी, उसकी सांसें और सीजर का टाइम देखते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। डारक भागते हुए कमरे में आया और एक पाल के लिए उसके चेहरे पर असली डर नजर आया। ओ गॉड, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। एम्बुलेंस को आने में पूरे 11 मिनट लगे। मुझे हर सेकंड याद है क्योंकि मैं अपने फोन की स्क्रीन देख देख कर गिननी कर रही थी। मेन बेडरूम के फ्लोर पर बैठी अपने बेटे को सीने से लगाए 911 डिस्पैचर से बिल्कुल वैसे ही शांत आवाज में बात कर रही थी जैसे ऑफिस में किसी क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बग को फिक्स करते वक्त करती थी।
लेकिन अंदर ही अंदर मेरी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। पैरामेडिक्स के आते ही मैंने खुद को बिल्कुल शांत रखा। हर चीज को ध्यान से देख रही थी, हर सेकंड गिन रही थी। कैलेब का सीजर पूरे 4 मिनट 20 सेकंड चला और जब एम्बुलेंस टीम घर पहुंची तब तक वो रुक चुका था। लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल बेजान सा था। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी और उसका जिस्म तेज बुखार से जल रहा था। मेरे कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो मेरा पसीना नहीं था, वो मेरे बेटे के बुखार का था। डर्क एम्बुलेंस में हमारे साथ था और उस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ कैलेब पर था। मैं उसकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और पैरामेडिक्स की हर बात सुन रही थी। मुझे इतना भी एहसास नहीं हुआ कि डारक का फोन बार बार बज रहा है और वो ट्रियाज के दौरान चुपके से बाहर जाकर कॉल रिसीव कर रहा है। मैं नर्सेस को कैलेब की मेडिकल हिस्ट्री बता रही थी। उसने आखिरी बार क्या खाया था, उसकी वैक्सीनेशन कब हुई थी और क्या उसे पहले कभी फीब्राइल सीजर हुआ था। मैंने हर सवाल का जवाब दिया, एडमिशन फॉर्म साइन किए और देखा कि नर्स उसकी उंगली में ऑक्सीजन सेंसर लगा रही है। मैं बस हिम्मत जोड़कर खादी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि डारक लगभग 20 मिनट के लिए गायब हो गया है। जब मैंने आसपास देखा और वो नजर नहीं आया तो मुझे लगा शायद वॉशरूम गया होगा या पानी लेने। तब तक कैलेब को एक ट्रीटमेंट बे में शिफ्ट कर दिया गया था। फोल आ चुकी थी। उसका टेम्परेचर धीरे धीरे 103.1 तक आ गया था और वो होश में आकर धीमी आवाज में सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, मॉम, साजिन ठीक है ना? उस पाल मेरा दिल टूट गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटा, साजिंट बिल्कुल ठीक है, तुम बस अपनी फिक्र करो। उसने कमजोर सी ग्रिप से मेरा हाथ दबाया और कहा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। मैंने उससे तसल्ली दी कि मेडिसिन जल्दी असर करेगी। कुछ देर बाद मुझे डॉक्टर से बात करनी थी, इसलिए मैं डारक को ढूंढने बाहर निकली ताकि वो कुछ देर कैलेब के पास बैठ सके। मेन वेटिंग एरिया की तरफ मुदी ही थी कि मेरी नज़र 2 पर्दे आगे वेलबे पार पड़ी। वहां डारक खड़ा था। वो वेटिंग रूम में नहीं था। वो एक छोटी सी लड़की के पास खड़ा उसके बाल प्यार से हटा रहा था। अस बेड के पास रीनाटा वॉस खादे थी और बेड पार लेती हुई बच्ची सोफी थी। वही 6 साल की बेटी जिसके बारे में रीनाटा ने कुछ दिन पहले मुझे फोन करके बताया था। मैं वही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जैम सी गई। फ्लोसेंट लाइट्स की हल्की सी आवाज, दूर से किसी के रोने की आवाज और मॉनिटर्स की बीप सब कुछ एक साथ सुनाई दे रहा था। मैं सिर्फ इतना देख रही थी कि मेरा हस्बैंड उस बच्ची के साथ वो नरमी दिखा रहा था जो उसने पिछले कई सालों से अपने ही बेटे के लिए कभी नहीं दिखाई थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां खादी रही। एक नर्स ने पास आकर पूछा भी, मैम, आप ठीक है? बैठना चाहेंगी? मैंने सिर्फ नामे सर हिला दिया और वापस कैलेब के पास आ गई। उसका हाथ पकड़कर चेयर पार बैठ गई। कैलेब ने धीमी सी आवाज में पूछा, मॉम, आप ठीक हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं यहीं हूँ। लेकिन उस पाल मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आ चुकी थी। डारक सिर्फ इमरजेंसी के दौरान गायब नहीं हुआ था, उसने एक फैसला लिया था। बाद में मुझे पता चला कि सोफी को बर्थडे पार्टी में कुछ खाने से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ था और जब हम एम्बुलेंस में द टैब रीनाटा ने डार्क को फोन किया था। उसने उस पाल डू इमरजेंसीज को तोलकर एक चुन ली थी और उसने हमारे बेटे के बजाय उस औरत और उसकी बेटी के पास जाना ज्यादा जरूरी समझा। रात करीब 11 बजे अटेंडिंग फिजिशियन डॉक्टर योलांडा पार्क मेरे पास आई। उन्होंने शांत लहजे में बताया कि कैलेब को कॉम्प्लेक्स फीब्राइल सीजर हुआ था। हाई फीवर की वजह से ये अटैक आया था और सेफ्टी के लिए उससे रात भर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। ब्लड टेस्ट्स होंगे, लेकिन फिलहाल कोई सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। हर बात समझाने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आपके हस्बैंड अवेलेबल हैं? मैं दोनों पेरेंट्स से एक साथ बात करना चाहती हूँ। मैंने एक पाल रुककर बस इतना कहा, वो बाहर गए हैं, मैं सब हैंडल कर लूंगी। डॉक्टर पार्क ने कुछ पाल मेरी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, ठीक है। रात लगभग 12 बजे डारक वापस रूम में आया। कैलेब सो चुका था,
उसका बुखार कम हो रहा था और मॉनिटर पार सब नॉर्मल दिख रहा था। डायरेक के चेहरे पार गिल्ट साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे से पूछा, कैलेब कैसा है? मैंने सीधा जवाब दिया, स्टेबल है, रात भर यही रहेगा। डॉक्टर सब समझा चुकी है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, गुड। सोफी को भी रिएक्शन हुआ था। रीनाटो अकेली थी, इसलिए मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अभी मत समझाओ, हमारा बेटा यही सो रहा है, इस कमरे में ये बात नहीं होगी। डायरेक चुप हो गया और दूसरी चेयर पार बैठ गया। हम दोनों देर तक बिना एक शब्द बोले बैठे रहे। और सच कहूँ तो आज रात मुझे गुस्सा कम और एक अजीब सी ठंडी खामोशी ज्यादा महसूस हो रही थी, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बिना आवाज के मेरे सामने खड़ा हो। डायरेक के घर लौटने के बाद मैंने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा। शायद इसलिए नहीं कि मेरे पास सवाल कम थे, बल्कि इसलिए कि अब मुझे जवाब शब्दों में नहीं, सबूतन में चाहिए थे। उस रात हॉस्पिटल की प्लास्टिक चेयर पर बैठे बैठे मैंने अपने फोन का नोट्स ऐप खोला और अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट लिखनी शुरू कर दी। मैंने हर छोटी बड़ी बात नोट की। रनीता का फोन कॉल किस दिन आया था? डायरेक कितनी देर कैलेब के बेड से गायब रहा? किस वक्त वो सोफी के रूम में था? किस डॉक्टर ने क्या कहा? और किस नर्स ने डायरेक को दूसरे बे में देखा था? मेरे लिए ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं रही थी, ये एक इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी। अगले दिन जब कैलेब को डिस्चार्ज मिल गया और हम घर वापस आए, मेरा बेटा इतना कमजोर था कि सीधा अपने पुराने कुत्ते साजन को गले लगाकर छुपछाप बैठ गया। डायरेक ने धीरे से आई एम सॉरी बडी कहा, लेकिन कैलेब ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे उस पाल समझ आ गया कि कुछ रिश्तों की दरार कभी आवाज नहीं करती, बस हमेशा के लिए बन जाती है। उसी रात मैंने अपने होम ऑफिस का दरवाजा बंद किया, इंटरनेट खोला और कोलंबस की सबसे मशहूर फैमिली लॉयर पैट्रिसिया शर्मा का नाम सर्च किया। उनकी रेपुटेशन एक ही बात के लिए फेमस थी, वो कभी केस नहीं हारती थी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे कंसल्टेशन बुक कर दी और अगले 3 दिन सिर्फ सबूत इकट्ठा करने में लगा दिए। मैंने बैंक स्टेटमेंट्स निकले, इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स डाउनलोड किए, स्क्रीनशॉट्स डेट के हिसाब से फोल्डर्स में सेव किए और हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट को लीगल रिक्वेस्ट भेजकर इनटेक डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए। जब वो रिकॉर्ड्स में हाथ लगे तो मेरी दुनिया एक बार फिर हिल गई। एडमिशन फॉर्म पर डायरेक के सिग्नेचर थे और उसने रनीता की बेटी सोफी को हमारे फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर फैमिली मेंबर आदर लिखकर रजिस्टर करवाया था। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि वो उस औरत और उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठा रहा था, बल्कि उसने मेरी नौकरी से मिलने वेल इंश्योरेंस का गलत इस्तेमाल करके कानून भी तोड़ा था। 3 दिन बाद जब मैं पैट्रिसिया शर्मा के ऑफिस पहुंची तो मेरे हाथ में एक मोटी फाइल थी जिसमें फोन रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पेपर्स, स्क्रीनशॉट्स और फाइनेंशियल डिटेल्स सब अरेंज था। पैट्रिसिया ने बिना बीच में बोले मेरी पूरी कहानी सुनी, फिर सीधा वो डॉक्यूमेंट उठाया जिसमें सोफी का रजिस्ट्रेशन था। उन्होंने कुछ सेकंड्स तक उसे देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, नौरा, तुम समझ भी नहीं रही हो कि तुम्हारे पास कितना बड़ा एविडेंस है। ये सिर्फ अफेयर या डिवोर्स का केस नहीं रहा। किसी नॉन फैमिली चाइल्ड को फैमिली इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट दिखाकर ट्रीटमेंट करवाना इंश्योरेंस फ्रॉड है, और इस एक डॉक्यूमेंट ने पूरी लीगल गेम तुम्हारे फेवर में कर दी है। मेरे अंदर पहली बार गुस्से की जगह एक अजीब सा सुकून आ गया। मैंने उन्हें घर की मार्केट वैल्यू बताई, रिटायरमेंट अकाउंट्स का बैलेंस बताया, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की डिटेल्स दी। हमारे घर की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास थी। मेरी रिटायरमेंट सेविंग्स डायरेक से कई गुना ज्यादा थी और ज्यादातर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरी मेहनत की वजह से बनी थी। पैट्रिसिया ने फाइल बैन की और सीधा मेरी आंखों में देखकर कहा, अब तुम रिएक्शन नहीं दोगी नौरा, अब तुम स्ट्रैटेजी से जीतोगी। उस ऑफिस से निकलते वक्त मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिस औरत को डायरेक ने कमजोर समझा था, वही औरत अब उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। अब ये सिर्फ एक धोखे की कहानी नहीं थी, बल्कि एक माँ की लड़ाई थी जो अपने बेटे के लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपनी 24 साल की मेहनत के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाली थी।
पैट्रिसिया शर्मा के ऑफिस से निकलते वक्त मुझे पहली बार महसूस हुआ कि डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून ले रहा है। मिया पर्सनल सेविंग्स अकाउंट में 36 रुपए लाख के आसपास की रकम थी, जो मैंने पिछले 3 सालों में फ्रीलांस सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग करके छुपछाप जमा की थी। मैंने कभी इस पैसे को राजीव से छुपाया नहीं था, लेकिन उसने कभी पूछा भी नहीं। तब मुझे लगता था ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए एक छोटा सा बैकअप है, लेकिन अब वही मेरी नई जिंदगी की सबसे मजबूत फाउंडेशन बन चुका था। पैट्रिसिया ने मेरे सामने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फैला दिए और समझाया कि इंडिया के डिवोर्स लॉज में सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, बल्कि स्पाउस का कंडक्ट, फाइनेंशियल मिसयूज और ट्रस्ट का टूटना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पैसा नहीं बल्कि मेरा बेटा कबीर है, तो उन्होंने सीधा कहा, फिर हम घर के लिए लड़ेंगे, ताकि कबीर अपनी पढ़ाई उसी कमरे से पूरी करे जहां उसका बचपन गुजरा है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू तो नहीं आए, लेकिन दिल पहली बार हल्का जरूर हो गया। घर लौटकर मैंने रोज की तरह खाना बनाया, कबीर के साथ बैठकर डिनर किया और उसके चेहरे की थकान देखते हुए बस ये सोचती रही कि जो भी करना है, उसकी दुनिया को और टूटने नहीं देना है। राजीव शाम को घर आया। हॉस्पिटल वाली रात के बाद से उसका हर अंदाज बदल चुका था। वो पहले की तरह नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर रहता था, जैसे यूज महसूस हो चुका हो कि सच ज्यादा दिन छुपने वाला नहीं। उसने धीरे से पूछा, कबीर अब कैसा है? मैंने सिर्फ इतना कहा, पहले से बेहतर है, डॉक्टर ने थर्सडे फॉलोअप के लिए बुलाया है। राजीव तुरंत बोला, मैं भी चलूंगा। मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं संभल लूंगी। वो कुछ पाल मुझे देखता रहा, फिर बोला, नैना, क्यों बात करनी चाहिए? मैंने शांत आवाज में कहा, हाँ, करेंगे, लेकिन मेरी टर्म्स पर। उसने शायद पहली बार समझ लिया था कि अब कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका है। 2 दिन बाद सैटरडे की सुबह मैंने सब कुछ प्लान के मुताबिक किया। कबीर को उसके दोस्त अर्जुन के घर प्रोजेक्ट के बहाने भेज दिया। घर में सिर्फ मैं, राजीव और हमारा बुद्धा लेब्रेडर ब्रूनो द। मैंने किचन टेबल पर 2 कॉफी मग्स रखे और बीच में एक मोटी फाइल रख दी। राजीव नीचे आया और फाइल देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने सीधा कहा, बैठो। वो छुपछाप सामने बैठ गया। मैंने फाइल खोली और एक एक डॉक्यूमेंट उसके सामने रखना शुरू किया। ये हॉस्पिटल का एयर इनटेक फॉर्म है। जिस दिन कबीर आईसीयू में था, तुमने प्रिया की बेटी अन्या को अपने फैमिली इंश्योरेंस पर फैमिली मेंबर बताकर एडमिट करवाया। ये इंश्योरेंस क्लेम की कॉपी है। ये हमारे जॉइंट अकाउंट से पिछले 8 महीनों में प्रिया के अकाउंट में भेजे गए पैसे का रिकॉर्ड है। और ये तुम दोनों की चैट्स है जो प्रिया ने खुद मुझे फॉरवर्ड की है। हर डॉक्यूमेंट टेबल पर रखते हुए राजीव का चेहरा सेफ पड़ता जा रहा था। कुछ देर बाद उसने टूटाई हुई आवाज में कहा, प्रिया ने तुम्हें सब भेज दिया? मैंने शांत होकर जवाब दिया, हाँ, उसने 5 दिन पहले मुझे फोन किया था। उसने सब सच बता दिया और जितने डॉक्यूमेंट्स थे सब दे दिए। शायद उससे अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजीव ने सर झुका लिया। नैना, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। कबीर को उसके पापा की जरूरत है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से कहा, गलती एक बार होती है। राजीव, तुमने गलती नहीं की। तुमने महीनों तक रोज एक नया फैसला लिया। तुमने झूठ बोला, पैसे भेजे, इंश्योरेंस का मिसयूज किया, और जिस रात हमारा बेटा मेरी बाहों में तड़प रहा था, उस रात भी तुमने किसी और के बच्चे को हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये तुम्हारी चॉइस थी। हर दिन की हुई एक चॉइस। घर में इतनी खामोशी थी कि क्लॉक की टिक टिक भी तेज सुनाई दे रही थी। राजीव की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बिना गुस्से के जवाब दिया। हो सकता है तुम्हें सच में लगता हो कि तुम प्यार करते हो, लेकिन प्यार सिर्फ बोलने से नहीं होता। पिछले 24 सालों से मैं इस घर को बना रही थी और तुम उससे धीरे धीरे तोड़ते रहे। और जिस रात कबीर को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी,
तुमने किसी और को चुन लिया। इतना कहकर मैंने फाइल बैन की, खादी हुई और आखिरी बार उसकी तरफ देखते हुए कहा, मंडे से मेरी लॉयर तुम्हारे लॉयर से बात करेगी। डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी है। ये घर कबीर का रहेगा और कबीर भी मेरे साथ रहेगा। इन दोनों बातों पर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। राजीव छुपछाप कुर्सी पर बैठा रह गया, क्योंकि उससे समझ आ चुका था कि इस बार सिर्फ उसका झूठ नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने सबूत बनकर खड़ी थी। जब मैंने राजीव से कहा कि डिवोर्स की लीगल प्रोसेस शुरू हो चुकी है और अब बात सिर्फ लॉयर्स के थ्रू होगी, तो वो भी धीरे से खड़ा हो गया। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा या फिर घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पहली बार वो सच नजर आ रहा था जिसे वो महीनों से भाग रहा था। एक आदमी जो अपने ही फेसलॉन के बोझ के नीचे डाब चुका था। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या कबीर को सब पता है? मैंने शांत होकर जवाब दिया, अभी नहीं, और जब बताएंगे तो हम दोनों साथ बताएंगे। लेकिन लॉयर के कहने पर, सही वक्त आने पर, मैं कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ, एक बात उसे पहले ही समझ आ चुकी है। जिस रात उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस रात तुम उसके पास नहीं थे। उसने ये बात खुद महसूस कर ली। और सबसे दुख की बात यह है कि उसने कभी मुझसे तुम्हारी शिकायत भी नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का बच्चा होते हुए भी तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। राजीव ने धीरे से कुर्सी पर बैठकर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। मैंने उससे तसल्ली देने की एक भी कोशिश नहीं की। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनके दर्द का हक सिर्फ उसी इंसान को होता है जिसने वो खुद बनाए होते हैं। मैं अपनी कॉफी लेकर सीधा अपने स्टडी रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन के बाद डिवोर्स की लंबी लीगल प्रोसेस शुरू हुई जो लगभग 9 महीने तक चली। मेरी लॉयर पैट्रिसिया शर्मा ने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया। इंश्योरेंस फ्रॉड का इश्यू कोर्ट तक ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वही सबसे बड़ा लीगल प्रेशर बन गया था। राजीव के लॉयर ने भी शुरू से समझ लिया था कि केस लड़ना उसके क्लाइंट के लिए और ज्यादा नुकसान का सौदा होगा। इसलिए बिना ज्यादा बेहास के सेटलमेंट हो गया। घर मेरे पास रहा, उसकी ऑनरशिप भी, और सबसे बड़ी बात, कबीर वही अपने बचपन वाले कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। राजीव सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। उसके बाद उसने अपने बेटे के साथ रिश्ता दोबारा बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस बार सब कुछ कबीर की कंडीशंस पार हुआ। शुरू में सिर्फ एक छोटा सा मैसेज, कभी एक फोन कॉल, फिर महीनों बाद वीकेंड पर 2 घंटे की मुलाकात। ये माफी नहीं थी, बल्कि एक आधा खुला दरवाजा था जिसे कबीर अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा खोल रहा था। मैं उस पर कभी प्रेशर नहीं डालती थी, क्योंकि कुछ भरोसे दोबारा बनने में सालों लग जाते हैं। अक्टूबर में कबीर का रोबोटिक्स चैंपियनशिप था। राजीव भी वहां आया, लेकिन इस बार वो मेरे पास बैठने या फैमिली वाली एक्टिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो 2 रोज पीछे छुपछाप बैठकर सिर्फ अपने बेटे को देख रहा था। कंपटीशन में कबीर की टीम सेकंड आई। रोबोट के सॉफ्टवेयर में एक छोटी सी कोडिंग एरर की वजह से फर्स्ट पोजीशन चली गई, लेकिन कबीर ने हार को भी एक इंजीनियर की तरह एक्सेप्ट किया। स्टेज से नीचे देखते ही उसने सबसे पहले मुझे देखा। मैंने मुस्कुराकर थम्स अप दिया। फिर उसकी नजर राजीव पर पड़ी। दोनों ने बस एक छोटा सा सर हिलाकर एक दूसरे को एक्नॉलेज किया। ना गेल माइल, ना आंसू आए, ना कोई फिल्मी डायलॉग हुआ। लेकिन उस एक पल में मुझे समझ आ गया कि टूट चुकी बिल्डिंग दोबारा वही नहीं बन सकती, लेकिन उसके मालबे पर एक नया और ज्यादा ईमानदार घर जरूर बन सकता है। आज मेरी उम्र 52 साल है। मैं एक सक्सेसफुल सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ। मेरे पास अपना घर है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और सबसे बड़ी दौलत मेरा बेटा कबीर है, जो लिनक्स और कोडिंग पर घंटों डिबेट कर सकता है और अपने हाथों से मैकेनिकल कीबोर्ड बना लेता है। हमारा बुद्धा लेब्रेडर ब्रूनो आज भी हर सुबह पूंछ हिलाकर ह्यूम इस तरह वेलकम करता है जैसे हर नया दिन एक नई जिंदगी हो।
मिया फोन के नोट्स ऐप में आज भी वो लिस्ट सेव्ड है जो मैंने अस हॉस्पिटल की प्लास्टिक चेयर पर बैठकर लिखी थी। डेट्स, अकाउंट नंबर्स, लॉयर का नाम और वो लाइन जो मैंने 2 बार अंडरलाइन की थी। कई बार सोचा यूज डिलीट कर दूं, लेकिन फिर लगता है अस लिस्ट ने ही मुझे मेरी असली ताकत दिखाई थी। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी भी कोडिंग की तरह होती है। जैब सिस्टम बार बार क्रैश हो तो सिर्फ ऊपर से पैच लगाने से कुछ नहीं बदलता। असली बग ढूंढना पड़ता है, उससे रूट से फिक्स करना पड़ता है। और अगर सिस्टम हाई खराब हो चुका हो तो हिम्मत करके एक नया सिस्टम बनाना पड़ता है। मैंने भी वही किया। शायद मेरी नई जिंदगी पहले से थोड़ी छोटी हो, लेकिन उसमें झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उसमें सुकून है।